बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, योर कंप्यूटर टीचर इकरा ख़ान। आज का जो हमारा लेक्चर है, आज हमने देखना है कि बेसिक हम सी प्रोग्राम्स को किस तरह लिखना स्टार्ट करते हैं, हम अपने प्रोग्राम्स को कैसे लिखते हैं। क्योंकि जब भी हम कोई काम करने जा रहे होते हैं तो उसका कोई ना कोई स्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड किया जाता है। उस स्ट्रक्चर्स के तहत आप अपने प्रोग्राम्स को लिखते हैं। तो सी का भी हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसको स्ट्रक्चर्स की बुनियाद पर हम अपने प्रोग्राम्स को लिखते हैं। The structure of C program is very flexible which increase the power of language। ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है जो कि हमारी लैंग्वेज की पावर को इंक्रीज़ कर होते हैं। सी इज़ अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्ट्रक्चर का मतलब एक हम तरतीब के साथ हम अपने प्रोग्राम्स को लिखते हैं, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है। देयरफॉर इट्स प्रोवाइड अ वेल डिफाइंड वे ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम्स। बहुत अच्छा तरीका एक हमें दिया होता है जिससे हम अपने प्रोग्राम्स को राइट करते हैं। तो आज हम अपने चैप्टर में देखेंगे। बेसिकली जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं ना, ये दो तरह के होते हैं जब हम इनको लिख रहे होते हैं। एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एक होती है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग द एंटायर लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंट इन अ सिंगल मोड। मतलब हम एक ही मोड में लिखते जा रहे हैं अपने प्रोग्राम्स को। फर्स्ट पे स्टार्ट किया, हम बस राइट करते जा रहे हैं और पूरे प्रोग्राम्स एट द एंड हमने एंड करना है। कोई उसका स्ट्रक्चर नहीं होता कि कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ पे जा रहा है। लेकिन एक होती है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें हमने डिफरेंट मॉड्यूल्स छोटे छोटे बनाए हुए हैं। हमने स्टार्ट में भी पढ़ा था कि सी जो होती है ये एक मॉडुलस लैंग्वेज होती है जो हमें छोटे छोटे मॉड्यूल्स प्रोवाइड करते हैं। हम इनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और हम वैसे हम अपने प्रोग्राम्स को राइट करते हैं। A structured programming, the entire logic of the program is divided to number of small modules, which their modules piece of codes होते हैं, छोटे छोटे piece of codes होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक सिंपल उन्होंने कहा है कि हेलो वर्ड्स को अगर हम अपनी स्क्रीन पे प्रिंट करवाना चाहते हैं तो सिंपल सी प्रोग्राम्स उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दी है। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे हम लिखेंगे हैश इंक्लूड stdio। ये हमारे प्रोसेसर डायरेक्टरी है जो हमने ऊपर देखा ना कि हमारी फाइल्स को लिंक करवा रहा होता है। बेसिकली ये हमारी प्रोसेसर डायरेक्टली है जहाँ पे हमारी लाइब्रेरी फाइल्स मौजूद है। अगर हम अपने प्रोग्राम्स में इस स्ट्रक्चर को नहीं, इस लाइन को नहीं लिखेंगे तो कंपाइलर जो हमारी लाइब्रेरी फाइल्स को लिंक अप मेरे फाइल्स के साथ नहीं करवाएगा। और इसमें आगे भी बेटा डिफरेंट फाइल्स होती हैं। ज़रूरी नहीं कि हर प्रोग्राम में सारी लाइब्रेरी फाइल्स को लिंक करवाए। जो लाइब्रेरी फाइल्स की हमें यहाँ ज़रूरत होगी हम जस्ट उसको लिखेंगे और वही लाइब्रेरी फाइल्स को हमारी फाइल्स के साथ लिंक करवाएगा। तो वो हमारे पास हैश इंक्लूड stdio.h। इसका मतलब है कि stdio इनपुट और आउटपुट की जो फाइल्स के प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं उसको हमारी फाइल्स के साथ लिंक करवा दे। आगे वॉइड मेन यहाँ से हमारा बेसिकली प्रोग्राम्स मेन शुरू होता है। जब हमने भी अपना प्रोग्राम्स लिखना है, जब भी लिखना है तो वॉइड मेन से हमारा प्रोग्राम शुरू होगा। वॉइड का मतलब होता है खाली। अगर हम अपने प्रोग्राम से कोई वैल्यू रिटर्न करना चाहते हैं तो उसकी भी डाटा टाइप्स हम लिखेंगे। ये डाटा टाइप्स सारा हम बेसिकली स्टेप बाय स्टेप आगे रीड करेंगे। सिंपल अब वो क्या करवा रहा है, प्रिंट एफ। अब बेटा प्रिंट एफ का मतलब कंपाइलर यहाँ समझेगा। अगर तो हमने उसकी ये लाइब्रेरी फाइल्स के साथ उसको लिंक करवाया है तो कंपाइलर को फ़ौरन समझ आ जाएगा कि प्रिंट एफ का मतलब है कि ब्रैकेट में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा दे। अगर हमने ये stdio.h ऐड नहीं किया होता तो कंपाइलर को समझ नहीं आनी थी कि प्रिंट एफ क्या है। तो प्रिंट एफ का मतलब होता है कि हमने अपनी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना। हम करवाएंगे किसको, ये जो डबल कोट्स हैं, डबल कोट्स में जो भी लिखा हुआ है बेटा वो सारा का सारा क्या होगा, वो उसको हमारी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा देगा। इसी तरह हमारे पास ये हेलो वर्ड्स प्रोग्राम के टू पार्ट्स हैं। एक हमारे पास प्रोसेसर डायरेक्टली है जो बेसिकली हर प्रोग्राम्स के फर्स्ट पे हम लिखते हैं और सेकंड है इसका मेन फंक्शन। अब हम सबसे पहले प्रोसेसर डायरेक्टरी के बारे में देखते हैं। प्रोसेसर डायरेक्टरी आर कमांड दैट गिवन इंस्ट्रक्शन टू द सी प्रोसेसर। ये सी प्रोसेसर को इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है। द प्रोसेसर इज़ अ प्रोग्राम टू मॉडिफाई सी प्रोग्राम। जो सोर्स प्रोग्राम्स होते हैं उसको मॉडिफाई करता है और इसको हम बेसिकली हमेशा हैश से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद इंक्लूड का मतलब है उसको शामिल कर देना प्रोसेसर डायरेक्टली की जो हम फाइल्स का नाम देंगे उस फाइल को हमारे प्रोग्राम्स में ऐड कर देगा। मैनी एक्शन एक्सेसरीज फॉर द कंप्यूटर प्रोग्राम सच एज अ इनपुट आउटपुट आर नॉट डिफाइंड डायरेक्टली इन सी प्रोग्राम। हम उसको डायरेक्ट डिफाइन नहीं करते, ये सी प्रोग्राम ने पहले से ही डिफाइन
शुदा हैं इनपुट और आउटपुट्स के फंक्शंस, तो इसलिए उनको लाइब्रेरी फाइल्स में डिफरेंट लाइब्रेरीज फाइल्स में बना के रखा हुआ है, सिर्फ इनपुट आउटपुट नहीं है। इस तरह अगर हमारे पास कोई मैथ का फंक्शन है, सम, डिवीजन, एवरेज, इन सब के लिए भी उन्होंने हर फंक्शंस जो कि हमें पता है कॉमन यूज़ होना है, उन्होंने पहले से ही लाइब्रेरी फाइल्स को बना के रखा हुआ है। और इन लाइब्रेरी फाइल्स की जो एक्सटेंशन होती है वो .h होती है। तो जिस लाइब्रेरी फाइल्स को हम इंक्लूड करना चाहते हैं उस लाइब्रेरी फाइल्स को हम वो जो हमारी ब्रैकेट्स होती हैं, एंगल ब्रैकेट्स के अंदर हम उस लाइब्रेरी फाइल्स का नाम रखेंगे, उस प्रोसेसर डायरेक्टरी का नाम रखेंगे, उसमें जितनी भी वो फाइल्स होंगी वो सारी की सारी हमारे प्रोग्राम्स के साथ लिंक कर देंगे। जैसे उसके लिए सबसे पहले हम लगाएंगे बेटा हैश के बाद हम लिखेंगे इंक्लूड के बाद अगर फ़र्ज़ करो हमने मैथ के लिए कुछ यूज़ करना है तो उसके लिए हम math.h यूज़ करेंगे। हर प्रोसेसर डायरेक्टरी के लिए, हर फंक्शंस के लिए उन्होंने अलग अलग फाइल्स बना के रखी हुई हैं। अब उसका बेटा जो सिंटैक्स है, लिखने का तरीका उन्होंने बताया है। सबसे पहले हम यहाँ पे हैश साइन यूज़ करेंगे। डायरेक्टली टू डिफाइन मतलब हम इंक्लूड कर रहे हैं, इंक्लूड करने के बाद स्टैंडर्ड हेडर फाइल्स, जो हमारी हेडर्स फाइल्स हैं, एक हेडर फाइल्स में आगे उसकी डिफरेंट फाइल्स है, जैसे कि इनपुट और आउटपुट दोनों एक का काम एक जैसा, इनपुट यूज़र से वैल्यू लेना और आउटपुट शो करवाना। अब इन दोनों के लिए अलग अलग फाइल्स नहीं बनी हुई, इनकी एक हमने बेसिक हेडर फाइल्स बना दी stdio.h के नाम से, और उसके अंदर इन सारी फाइल्स को हमने इकट्ठा रख दिया है। तो ये एग्जांपल्स दो दी हुई हैं, एक stdio और math.h। ठीक है, ये हमारे उसका सिंटैक्स है, किस तरह हम अपनी प्रोसेसर डायरेक्टली को राइट करते हैं। हमने स्टेप में देखा था कि लिंक करवाना लाइब्रेरी फ़ाइल, तो बेसिकली ये जो प्रोसेसर डायरेक्टली है ये हमारे प्रोग्राम्स के साथ उन फाइल्स को लिंक करवा रही होती हैं। इंक्लूड डायरेक्टली टेल्स द कंप्यूटर, वो बता रहे होते हैं कंप्यूटर को वेयर टू फाइंड द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन, के जो कि कंप्यूटर्स को, कंपाइलर्स को बेसिकली बता रहा होता है कि ये जो वर्ड्स हमने यूज़ किया हुआ है बेसिकली इसका मीनिंग क्या है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में प्रिंट एफ इन हेलो वर्ड्स, तो वो अगर हमने प्रोसेसर डायरेक्टली इंक्लूड की है तो वो देखेगा कि प्रिंट एफ का मतलब क्या है, तो प्रिंट एफ की लाइब्रेरी फाइल्स में जाएगा, उस फाइल में उसकी पूरी कोडिंग पड़ी होगी और उसको फ़ौरन समझ आ जाएगी कि इसका मतलब है कि जो ब्रैकेट्स में जो वैल्यू लिखी हुई है वो सारी की सारी हमने स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा देनी है। इसके अलावा हमारे पास बेटा कुछ डिफ़ाइन होती हैं। डिफ़ाइन का मतलब है कि किसी की वैल्यू हमने फ़िक्स करनी है। जैसा कि अगर हमने एक प्रोग्राम्स मैथ का बना रहे हैं जिसमें हमने पाई को डिफरेंट जगह पे यूज़ कर रहे होते हैं, तो हमें हर दफ़ा पाई की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो हम चाहते हैं कि हमें पाई की वैल्यू ना लिखनी पड़े, हम एक दफ़ा ही उसकी पाई की वैल्यू को डिफ़ाइन कर देते हैं और जिस वेरिएबल में उसको हम डिफ़ाइन करेंगे वहीं हम उसको अगेन यूज़ करें। तो उसके लिए बेटा हम क्या करते हैं, हैश का ही साइन यूज़ करते हैं, लेकिन उसके लिए हम आगे जो कीवर्ड है वो डिफ़ाइन यूज़ करते हैं। डिफ़ाइन के बाद वेरिएबल का नाम लिखेंगे, मतलब जिसमें हम उसकी वैल्यू को सेव करा, जैसे पाई लिख दी और पाई में आगे उसकी हमने वैल्यू लिख दी। अब कंपाइलर को फ़ौरन समझ, फर्स्ट पे ही हम नहीं करते हैं, कंपाइलर को पता चल जाएगा कि पाई में ये वैल्यू पड़ी हुई है। अब हम अपने प्रोग्राम में कहीं पे भी पाई लिखेंगे तो वो क्या करेगा, उसकी वैल्यू को फेच कर लेगा। उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, उसका सिंटैक्स हमारे पास होता है हैश डिफ़ाइन के बाद उस वेरिएबल का नाम हम ए बी सी कुछ भी अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी रख सकते हैं और उसके बाद हम उसकी वैल्यू रखते हैं। ये हमारे पास था। उसके बाद हमारे पास कांस्टेंट में आ जाता है द नेम दैट इज़ रिप्लेस बाय द पर्टिकुलरली कांस्टेंट वैल्यू। किसी कांस्टेंट वैल्यू की जगह पे हम उसके नेम को रिप्लेस भी कर सकते हैं बिफोर द प्रोग्राम सेंड टू द कंपाइलर, कंपाइलर को सेंड करने से पहले। ये हमने देखा था प्रोसेसर डायरेक्टली। अब हम देखेंगे मेन फंक्शन, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है बेसिकली वो दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। एक प्रोसेसर डायरेक्टली होता है जो कि लाइब्रेरी फाइल्स को लिंक करवा रहा होता है, या फिर हमने कुछ वेरिएबल्स की वैल्यू को डिफ़ाइन करनी हो तो वो भी हम प्रोसेसर डायरेक्टली में ही करते हैं। सेकंड जो होता है वो हमारा मेन फंक्शन होता है। मेन फंक्शन जहाँ से हम अपने प्रोग्राम्स को लिखना शुरू करते हैं। जैसे कि हमने हेलो वर्ड्स वाला देखा था, तो वाइड मेन, तो ये वाला हमारा जो है यहाँ से हमारा प्रोग्राम शुरू होता है और डबल ब्रैकेट्स में जो भी कुछ लिखा होता है वो सारा का सारा हमारा प्रोग्राम्स का हिस्सा होता है। एज जो इन अबव हेलो वर्ड्स प्रोग्राम द डेफिनेशन ऑफ द मेन
मेन फंक्शंस कम नेक्स्ट टू स्पेसिफिकेशन ऑफ हैश इंक्लूड प्रोसेसर डायरेक्टली। हैश इंक्लूड के बाद जहाँ से वॉइड्स मेन शुरू होता है बेसिकली वही हमारा मेन फंक्शंस होता है, और हम अपने फंक्शंस को क्लोज ब्रेसेस में लिखते हैं। जो वो डबल ब्रेसेस में जो भी लिखा होता है वो सारा का सारा बेसिकली हमारा बेटा मेन फंक्शंस होता है। जो हमारे पास सी प्रोग्राम्स आर डिवाइड इनटू द यूनिट्स इज कॉल्ड फंक्शन प्रोग्राम। अब हमें पता है सी प्रोग्राम स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज होती है, तो हम अपने मेन फंक्शंस के अंदर भी अगेन फंक्शंस बनाते हैं। छोटे छोटे हम अपने फंक्शंस बना के उनमें छोटे छोटे हम अपने कोड्स को जिस तरह मर्जी हम उसको डिफाइन करते हैं। द डिवीजन यूजली डन बेसिक ऑफ द फंक्शनैलिटी वेयर एवरी फंक्शंस कैरी आउट अ सिंगल टास्क। हर एक ने सिंगल टास्क को परफॉर्म करना होता है। एक हमारा मेन फंक्शन होता है और उन मेन फंक्शन में हम आगे जितने मर्जी फंक्शन बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास उन्होंने एक मेन फंक्शन छोटा सा प्रोग्राम हमें बेटा दिया है कि मेन फंक्शन सिंटैक्स क्या होता है। सबसे पहले हम वॉइड मेन लिखते हैं, वॉइड मेन के बाद बॉडी ऑफ मेन। बॉडी ऑफ मेन में हमारे पास कुछ भी हो सकता है, जो भी हम अपना प्रोग्राम्स को लिखने हैं, हमने कुछ वैल्यू प्रिंट एफ करवानी है, हमने सम करवाना है, जो भी हम अपना प्रोग्राम लिखना चाहते हैं वो हम अपना इस बॉडी ऑफ मेन फंक्शन में लिखते हैं। एज वी नो फ्रॉम द अलजेब्रा डैट एवरी फंक्शन रिटर्न अ सिंगल वैल्यू। जब अगर मैथमेटिक का कोई काम परफॉर्म करे तो वो सिंगल वैल्यू को रिटर्न करवाते हैं। नोट में एक्सेप्ट 1 और मोर आर्ग्यूमेंट पैरामीटर्स, वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। देयर इज अ सम रिसेंबल बिटवीन अल्जेब्रिक फंक्शन एंड मेन फंक्शन में होता है। द डेफिनेशन ऑफ मेन फंक्शन स्टार्ट विद दी वर्ड वॉइड। जो यहाँ पे वर्ड मेन लिखा होता है यहाँ से ये स्टार्ट होती है। हम इस वर्ड की जगह पे बेटा करैक्टर भी यूज़ कर सकते हैं, इंट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम कोई वैल्यू रिटर्न करवाना चाहते हैं तो तब हम यहाँ पे वॉइड्स की जगह पे हम अपने वो डाटा टाइप यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ अगर फंक्शन से हम कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करवा रहे तो वहाँ पे हम वॉइड ही यूज़ करेंगे। बॉडी ऑफ फंक्शंस इन क्या होता है कि इन क्लोज ब्रेसेस, ये ब्रेसेस के अंदर क्लोज होती है। कंसिस्ट ऑफ अ सी लैंग्वेज स्टेटमेंट, ये सारी की सारी स्टेटमेंट पर मुश्तमिल होती है। और सी लैंग्वेज की जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं ये सारी सेमी कॉलम से एंड होती है। अगर हम सेमी कॉलम पे एंड नहीं करते तो एरर आ जाता है। देयर आर मैनी टाइप ऑफ सी स्टेटमेंट दे हेल्प प्रोग्राम टू राइट। अब प्रोग्राम्स को जब राइट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इनकी स्टेटमेंट किस तरह की होती है। वो हम इसको आगे कंप्लीट लर्न करेंगे, हम प्रोग्राम्स को राइट करेंगे, उनको रन भी करेंगे। आगे हमारे पास इसकी डेलीमीटर्स आ जाते हैं। जो हमारे फंक्शंस की जो ब्रेसेस बेसिकली होती है ना, इसे हम डेलीमीटर्स कहते हैं। अब ब्रेसेस विच इंडिकेट्स द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द फंक्शन बॉडी, द ब्रेसेस इज कॉल्ड द डेलीमीटर्स। द ओपन ब्रेसेस इंडिकेट द बिगिनिंग ऑफ द ब्लॉक ऑफ द कोड, जिसमें हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रखते हैं। और एक हमारे पास क्लोज ब्रेसेस आती है जो कि रिप्रेजेंट ब्लॉक एंड को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम ये ब्रेसेस नहीं लगाते तब भी एरर आ जाता है। ब्रेसेस के अंदर ही जो डाटा जो स्टेटमेंट लिखी होती हैं वो बेसिकली हमारे प्रोग्राम्स की स्टेटमेंट होती हैं। स्टेटमेंट टर्मिनेटर मैंने अभी बताया कि सी लैंग्वेज में हम जितनी भी स्टेटमेंट लिखेंगे उन सबको हमने सेमी कॉलन से एंड करना है। इफ़ एनी स्टेटमेंट इज मिसिंग स्टेटमेंट टर्मिनेटर द कंपाइलर विल रिपोर्ट इट फॉलोइंग एरर। वो एरर शो कर देगा कि यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, उसे पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट एंड हो रही है या नहीं। उसके बाद फंक्शन प्रिंट एफ था। प्रिंट एफ का मतलब कि जो ब्रैकेट्स में लिखा होगा वो हमारी स्क्रीन के ऊपर से क्या करवा देगा, शो करवा देगा। आज का हमारा यही प्रोग्राम है। आज का हमारा यही लेक्चर है कि हमने इस लेक्चर में देखा कि हमारी सी लैंग्वेज का बेसिकली स्ट्रक्चर क्या है। हमारी सी लैंग्वेज जो होती है वो 2 पार्ट पे मुश्तमिल होती है। पहला उसका जो पार्ट होता है वो प्रोसेसर डायरेक्टली होता है। प्रोसेसर डायरेक्टली मैंने बताया था कि ये हमारी जो लाइब्रेरी फाइल्स या हेडर फाइल्स होती हैं उनको हमारी फाइल्स के साथ लिंक करवाते हैं। हम उसमें इंक्लूड जिस फाइल्स को हम अपने प्रोग्राम्स की फाइल में इंक्लूड करना चाहते हैं पहले हम उसको ऊपर राइट करते हैं। इसके अलावा अगर हम किसी कांस्टेंट की वेरिएबल को डिफाइन करना चाहते हैं तो वो भी हम उस जगह पे डिफाइन करते हैं। सेकंड हमारे पास था मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में हमारा जो फंक्शन हमेशा स्टार्ट होता है वो वॉइड मेन से होता है। ब्रेसेस में डबल होती हैं। ब्रेसेस के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट लिखी जाती हैं वो सारी के सारी हमारे प्रोग्राम्स का हिस्सा होती हैं। अल्लाह हाफिज़।